हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला की बड़ी बहू कंचन एकदम सुंदर रूप वाली थी। जो कोई भी उसके रूप को देखता उसकी तारीफें करते नहीं थकता। पर विमला के छोटे बेटे अखिल ने अपनी पसंद की लड़की संध्या से शादी की थी। संध्या अपने नाम की तरह ही सांवली थी, पर वो बेहद गुणी थी। विमला जितना प्यार कंचन से करती, उतना ही वो संध्या से चिढ़ा करती। ऐसे ही एक दिन विमला काफी साड़ियाँ लेकर घर आती है और दोनों बहुओं को बुलाती है। और उसके बाद विमला बोलती है, कंचन बहू, संध्या बहू, ये कुछ साड़ियाँ हैं तुम दोनों के लिए। जो पसंद आए देख लो और ले लो। विमला की बात सुनकर कंचन और संध्या साड़ियाँ देखने लगती है। तभी संध्या की नजर एक काले रंग की साड़ी पर जाती है और वो बोलती है, माँ जी, मुझे ये काली साड़ी बहुत पसंद है, मैं ये ले लूं? पर ये तो मुझे भी पसंद आई थी, मुझे चाहिए ये वाली। अरे काली घटा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? ये काले रंग की साड़ी पहनकर जो तू थोड़ा बहुत दिखती है ना, वो भी नजर नहीं आएगी। पर माँ जी, मुझे भी यही पसंद है और मुझे यही चाहिए। चाहने से सब नहीं होता है ना, और भैंस को कभी काला करने की जरूरत नहीं होती, वो तो होती ही काली है, जैसे तू। अब चुपचाप ये साड़ी कंचन बहू को दे दे, उसमें ये चांद की तरह चमकेगी। इतना कहकर विमला संध्या के हाथों से साड़ी छीनकर कंचन को दे देती है और संध्या उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता है। विमला हमेशा ही संध्या को उसके सांवले रंग के लिए जली कटी सुनाया करती थी, तो वहीं कंचन भी अपनी सास का बराबर साथ दिया करती थी और वो जानबूझकर संध्या को नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग के लिए मार्केट जाती हैं और मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक कॉस्मेटिक शॉप पर जाती है, जहां कंचन बोलती है, भैया जरा अच्छे अच्छे लिपस्टिक के शेड दिखा दीजिए। जी जी बहन जी, अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर दुकानदार कंचन और संध्या को ढेर सारी तरह की लिपस्टिक दिखाता है, जिसके बाद कंचन और संध्या हाथों पर लिपस्टिक लगा लगा कर देखने लगती है। तभी कंचन बोलती है, संध्या एक बात कहूँ? जी दीदी, कहिए ना, क्या हुआ? अब मैं तो रूपवती हूँ, मुझ पर तो सारे रंग सुंदर लगते हैं, बस तेरी ही दिक्कत है, हर रंग पहनने का हक नहीं है ना तुझे। दीदी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो रंग पसंद है मैं वही लगाती भी हूँ और पहनती हूँ। भले ही मेरा रंग सांवला है, पर मेरे नैन नक्श तो अच्छे हैं ना। ओह, नैन नक्श अच्छा है तो क्या हुआ, रंग रूप तो मेरा ही अच्छा है, फिर चाहे तू कुछ भी बोल। दीदी, इंसान का रंग रूप ही सब कुछ नहीं होता, उसके गुण भी होते हैं, और आप में कितने गुण हैं कितने नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। संध्या की बात सुनकर कंचन को गुस्सा आता है और वो बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। और घर आकर कंचन सारी बात विमला को बढ़ा चढ़ा कर बताती है और विमला गुस्से में संध्या के पास जाती है और उसे एक जोरदार चाटा जड़ देती है और बोलती है, क्यों री काली बिल्ली, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कंचन बहू को इतना सब कहने की? अरे जैसे रात और दिन का कोई मेल नहीं होता ना, वैसे ही तेरा और कंचन बहू का कोई मेल नहीं है। आज के बाद अपना ये काला सा मुंह सोच समझ कर खोलियो। आज तो हाथ उठाया है, कल को तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही कंचन बोलती है, तो पता चल गया मुझसे जुबान चलाने का नतीजा। आज के बाद फिर कभी मुझसे कुछ कहने की हिम्मत मत करना, वरना पता नहीं क्या क्या होगा। वैसे भी भूलो मत, मेरे पास रूप का खजाना है, जहाँ जाती हूँ माँ जी की इज्जत 2 गुनी हो जाती है और तुम बेइज्जती करवाती हो। कोई बात नहीं दीदी, आपने जो किया मैं उसका बदला नहीं लूंगी आपसे, क्योंकि मैं आपके जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। पर भगवान तो सब कुछ देख रहा है ना, वो खुद ब खुद सब ठीक कर देंगे। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही वक्त बीतता है। और एक दिन विमला कंचन से बोलती है, बहू जरा ये पापड़ सुखा छत पर, आज तेज धूप निकली है। माँ जी मैं क्यों जाऊँ, अब संध्या को भेज दो ना, वैसे भी उसके काले रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ वैसे बात तो तू सही कह रही है, तवा भी भला काला हुआ है। तो फिर माँ जी मैं जा रही हूँ, अब संध्या को भेज दो। इतना कहकर कंचन भी वहाँ से चली जाती है और विमला संध्या को आवाज देती है
और उसे पापड़ सुखाने के लिए छत पर भेज देती है। कुछ देर बाद जब संध्या धूप से नीचे आती है तो उसे देखकर कंचन बोलती है, अरे वाह संध्या, तुम पर तो ढेले भर का भी फर्क नहीं पड़ा। काली तो पहले भी थी, अब और ज्यादा दिख रही हो। सही कहा बहू तुमने। अच्छा हुआ बहू जो मैंने इसे पापड़ सुखाने भेज दिया। अगर तू या मैं गए होते तो हम भी इसकी तरह काले दिख रहे होते। कोई बात नहीं माँ जी, काली सही, इंसान तो हूँ ना, जानवर तो नहीं हूँ। और वैसे भी कुछ लोग गोरी खाल लेकर पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन दिमाग नहीं। इतना कहकर संध्या वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है पर विमला और कंचन के ताने संध्या के लिए कम ही नहीं होते और अब कंचन का घमंड भी आसमान को छूने लगा था। वो किसी की भी कोई बात नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन घर पर बहुत सारे मेहमान आने वाले होते हैं और विमला कंचन को खाना बनाने के लिए बोलती है। तभी कंचन उसे जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना। मेहमान आपके हैं ना, तो आप खुद ही बना लीजिए। और हाँ, एक दो चीजें मेरी पसंद की भी बना देना। अब मैं अपनी ब्यूटी को ऐसे खराब थोड़ी होने दूंगी, इसलिए आप खुद ही बना लो। इतना कहकर कंचन वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ संध्या आकर बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ कर दूंगी। और हाँ, आप किसी को मत बताना कि ये सब मैंने किया है, और मैं किसी के सामने भी नहीं आऊंगी ताकि आपको मेरी वजह से कुछ सुनना न पड़े। आप ये कह देना कि ये सारा खाना आपकी बड़ी बहू ने बनाया है। संध्या को मेन्यू बताकर विमला भी वहाँ से चली जाती है और संध्या अकेले बिना किसी मदद के सारा खाना बना देती है। कुछ देर बाद घर पर मेहमान आते हैं और कंचन और विमला सबको खाना खिलाती है। खाना खाकर सब खाने की खूब तारीफ करते हैं, जिसे सुनकर कंचन सबके सामने झूठ बोलती है कि ये खाना उसने बनाया है। पर विमला को ये गलत लगता है और वो सबके सामने बोलती है, जी सभी रुकिए, जो तारीफ आप मेरी बड़ी बहू कंचन को दे रहे हैं, असल में ये उसकी हकदार ही नहीं है। ये खाना उसने नहीं बनाया, ये खाना मेरी छोटी बहू संध्या ने बनाया है। रुकिए, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। इतना कहकर विमला सबके सामने संध्या को लेकर आती है और बोलती है, ये है मेरी छोटी बहू संध्या। आज तक इसके सांवले रंग की वजह से मैंने इसे हमेशा नीचा दिखाया, भला बुरा कहा, पर इसने आज तक मुझे कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरी हर बात को माना, मुझे इज्जत दी। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तेरे गुण नहीं जान पाई और ये सब करती रही। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और माँ कभी बच्चों से माफी नहीं मांगती, बस प्यार करती है। संध्या मुझे माफ कर दो। तुम उम्र और रिश्ते में भले ही मुझसे छोटी हो, पर गुणों में तुम मुझसे कहीं ऊपर हो। दीदी मैंने कहा था ना कि भगवान सब देख रहा है, और देखा आज खुद ब खुद ही सब ठीक हो गया। ना मुझे कुछ करना पड़ा, ना मैंने कोई चाल चली और ना ही किसी को नीचा दिखाया। फिर भी आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया। कुछ देर बाद मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और अब विमला अपनी दोनों बहुओं को बराबर का प्यार देने लगती है। साथ ही कंचन और संध्या भी सगी बहनों की तरह मिलकर रहने लगती है। इसी के साथ सबको ये समझ आता है कि इंसान का रंग ही नहीं, उसकी आदतें और गुण भी उसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। अवनी और आंचल दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी, जिनका खाना, घूमना, पढ़ना, लिखना सब एक साथ में था। समय के साथ साथ अवनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और शादी से कुछ दिन पहले आंचल अवनी के घर जाती है और जहां उसकी पहली नजर उसके भाई अमर पर पड़ती है, जो अपनी मुंह बोली बहन की शादी में उसके घर आया हुआ होता है। अमर को देखकर आंचल अवनी से बोलती है, ये कौन है? मैंने तेरे घर में आज से पहले तो कभी नहीं देखा। तू इसे देखेगी तब ना जब ये यहाँ रहता होगा। मतलब ये कि ये मेरी दूर की मासी का लड़का है और मेरा मुंह भोला भाई है। पर तूने कभी बताया नहीं इसके बारे में, और ना ही मैं कभी इनसे मिली हूँ। मैं तो तेरे घर में सबको जानती हूँ। हाँ, नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये बंदर लंदन से यहाँ मेरी शादी में आएगा। हम बहुत छोटे थे जब मासी अमर को लेकर लंदन में शिफ्ट हो गई। ओह, तो ये बात है। ये बोलकर आंचल अमर को देखने लगती है, जहाँ अमर कुछ मिठाइयों के डब्बे को लेकर अंदर रख रहा होता है। उसको अवनी के घर में काम करता देखकर
आंचल अवनी से बोलती है। तेरा भाई कितना संस्कारी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? वो तो तू खुद देख लेना कि लंदन से पढ़ने लिखने के बाद भी उसमें इंडिया वाले सारे संस्कार हैं। तू बोलना क्या चाहती है? अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, छोड़ ना तू, चल अंदर बैठ, फ्रेंड्स की लिस्ट बनाते हैं। इतना बोलकर आंचल जल्दबाजी में वहाँ से जाने लगती है कि उसकी टक्कर अमर से हो जाती है और अमर उसको गिरने से बचा लेता है और अपनी बाहों में भरकर उससे बोलता है। मोहतरमा जी, जरा आराम से चलिए, शादी का घर है, अगर चोट लग गई तो एंजॉय नहीं कर पाओगी। मैं ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। ठीक है, छोड़ देता हूँ। ये बोलकर अमर उसको छोड़ देता है और आंचल नीचे जमीन पर गिर जाती है और उससे बोलती है। तुम पागल हो क्या? क्यों? पागल नहीं हो तो फिर मुझे नीचे क्यों गिराया? मैंने कहाँ गिराया, गिरी तो तुम खुद हो। डफर कहीं के, छोड़ा क्यों मुझे? ना तुम मुझे छोड़ते ना मुझे चोट लगती। मैडम, आपने ही मुझे बोला था कि मैं आपको छोड़ दूं। अगर आप ना बोलती तो मैं आपको हमेशा अपनी बाहों में ऐसे ही पकड़ कर रखता। इतना बोलकर अमर वहाँ से चला जाता है और अवनी उसको उठाकर अपने रूम में ले जाती है और उसकी कमर पर बाम लगाते हुए बोलती है। वैसे मेरे भाई के संस्कार कैसे लगे? बेटा, मेरा मजाक बना रही है तुम? हाँ। अच्छा जी, मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, अब तू मेरी ननंद बनने के लिए तैयार हो जा। अब देखना कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी ननंद बनेगी और कैसे मैं तेरे छोटे भाई को अपनी उंगली पे नचाऊंगी। अच्छा, मेरा भाई तुझे इतना पसंद आ गया? हाँ, बहुत। इसी तरह दोनों दोस्त मिलकर हंसी मजाक कर रही होती है और अमर उनके रूम के बाहर की ओर से किसी काम से जा रहा था और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड की मस्ती को देखने लगता है और उन दोनों की मस्ती को देखकर अमर भी आंचल को पसंद करने लगता है, जिसके बाद अमर पूरी शादी में आंचल के आसपास ही रहता और उसको तंग करता। देखते ही देखते अवनी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अवनी आंचल को गले लगाकर रोने लगती है और आंचल अवनी से बोलती है। छोड़ के जा रही है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को? अच्छा, तेरे कोई देवर नहीं है क्या? नहीं, पर तू ये क्यों पूछ रही है? अरे यार, अगर तेरा कोई देवर होता तो मैं उससे शादी कर लेती ना और तेरी देवरानी बन जाती। फिर शादी के बाद भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड साथ साथ रहते। पर तू तो मुझे अपनी ननद बनाना चाहती थी ना, फिर अब अपनी जेठानी क्यों बनाने की सोच रही है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा तू जा, मैं तेरे मुँह बोले भाई को ना पटाने की कोशिश करती हूँ ताकि तू मेरी ननद बन सके और शादी के बाद भी हम साथ में रहे। उन दोनों का ये ड्रामा देखकर अमर को हंसी आ रही होती है। साथ ही अपनी बहन को विदा करने पर उसको रोना भी आ रहा होता है। पर ये सब सुनकर अमर की माँ कुंती को गुस्सा आ जाता है और अवनी के विदा होते ही जब आंचल अपने रूम में जाकर अपने घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है, तभी कुंती आंचल के रूम में जाकर उससे गुस्से में बोलती है। ए लड़की, मैं जब से यहाँ आई हूँ तुझे देख रही हूँ कि तू किस तरह मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। अभी भी बाहर मैंने तुझे देखा और तेरी सारी बातें सुनी है। आंटी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो ये सब बस अवनी को हंसाने के लिए बोल रही थी। जितनी तेरी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा मैंने दुनिया देखी है और तू मुझे बेवकूफ बना रही है। पर आंटी, बहुत हुआ तेरा आंटी का गान। अब जल्दी से सामान पैक कर और निकल यहाँ से, और याद रखना आज के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कुंती आंचल को अकेले में बुरा भला सुना ही रही होती है, पर अमर ये सब कुछ सुन लेता है और वो कमरे के अंदर आकर अपनी माँ से बोलता है। माँ, आप कौन होती हैं आंचल को इस घर में आने से रोकने वाली? और आपको किसने बोला कि आंचल मुझ पर लाइन मार रही है? अमर, अभी तू बच्चा है और तुझे यहाँ के तौर तरीके नहीं पता। माँ, मैं आपकी नजरों में भी बच्चा जरूर हूँ, पर मैं इतना भी ना समझ नहीं हूँ कि मैं ये ना देख पाऊँ कि आप किस तरह बिना किसी गलती के आंचल को भला बुरा सुना रही हैं। तभी वहाँ आंचल आकर बोलती है। अमर जी, प्लीज आप मेरी वजह से अपनी माँ से बहस मत कीजिए। वैसे भी मेरी दोस्त अवनी थी जो अब इस घर से विदा होकर जा चुकी है, तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आंटी जी, वैसे भी मैं यहाँ से जा ही रही थी, आपको कहने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। इतना बोलकर आंचल अपना बैग लेकर अपने घर चली जाती है और उसके जाने के कुछ दिन बाद अवनी पग फेरे की रस्म के लिए घर आती है और घर आते ही
वो आंचल को कॉल करके उससे बोलती है। तुझे पता था ना कि आज मैं घर आ रही हूँ, फिर तू मेरे आने से पहले यहाँ क्यों नहीं आई? अरे यार, वो मैं आ रही थी, पर फिर मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं आ नहीं पाई। पर मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे तेरे ससुराल में मिलने जरूर आऊंगी। इतना बोलकर आंचल अवनी का कॉल रख देती है और अमर अवनी को उदास देखकर उसे सारा सच बता देता है और उससे बोलता है। मैं आंचल से प्यार करता हूँ, पर माँ आंचल को अपनाना नहीं चाहती। अवनी, अब तू ही कुछ कर सकती है। मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो गया और मुझे आंचल ने कुछ बताया तक नहीं। तू मुझे ये बता कि तू आंचल को पसंद करता है या नहीं? तुझे मजाक लग रहा है? तेरी फ्रेंड से पहली नजर वाला प्यार हो गया था मुझे। ठीक है, तू फिर मासी के सामने ना जाकर मरने का नाटक कर। जैसे ही तू मासी के सामने मरने का नाटक करेगा ना, मासी अपने आप ही मान जाएगी। अमर अवनी के कहने पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और अमर की जिद के आगे कुंती को हार माननी पड़ती है, जिसके बाद अवनी अपने भाई और अपनी मासी के साथ आंचल के घर जाती है और उसके घर वालों से उन दोनों के रिश्ते की बात करती है और उन दोनों का रिश्ता पक्का करवा देती है। जिसके बाद अवनी आंचल को गले लगाकर उससे बोलती है। तू मुझसे मजाक किया करती थी ना कि तू अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी ननद बनाएगी। देख, आज तेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई तेरी ननद। जिसके कुछ ही दिन बाद अमर और आंचल की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आंचल अमर और कुंती के साथ लंदन चली जाती है, जहां वो बिना किसी शिकायत के अपनी सास और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। शादी का माहौल होता है। सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए होते हैं। दूल्हा बना आकाश मंडप में अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है। तभी दुल्हन मयूरा बैसाखी पर चलते हुए मंडप की तरफ आती है और उसे देखकर आकाश की माँ मंदाकिनी हैरान हो जाती है और कहती है। रुकिए पंडित जी, मंत्र पढ़ना बंद कीजिए। मैं इस दुल्हन के जोड़े में आई लंगड़ी को नहीं जानती। बहन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने ही तो मयूरा को अपने बेटे के लिए पसंद किया था। मैंने जिसे पसंद किया था उसके दोनों पैर सही सलामत थे, पर मैं इस एक पैर वाली लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ, यही आपकी होने वाली बहू मयूरा है। शादी से पहले एक हादसे में ही मयूरा ने अपना एक पैर खो दिया। तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं यहाँ बारात लेकर आती ही नहीं। कुछ भी हो, एक अपाहिज लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मैंने कहा था ना आकाश कि तुम्हारी माँ ये सब जानने के बाद हमारी शादी के लिए मना कर देगी। माँ, मैंने हर हाल में मयूरा का साथ देने का वादा किया है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। बारात लेकर आया हूँ तो दुल्हन लेकर ही जाऊंगा, चाहे इसमें आपकी मर्जी हो या ना हो। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। पापा, मयूरा को मंडप में ले आइए। बेटा माँ की एक नहीं सुनता और अपने वादे के मुताबिक पूरे विधि विधान के साथ मयूरा से शादी करता है। ये सब देखकर मंदाकिनी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। विदाई के बाद जब मयूरा ससुराल की दहलीज पर खड़ी होती है तो मुंह बनाते हुए उसकी सास बेमन से उसकी आरती करती है और उसे अंदर आने को कहती है। तभी मयूरा को रोकते हुए आकाश बोलता है। रुको मयूरा। माँ, आप मयूरा की गृह प्रवेश की रस्म के लिए कलश तो लेकर आई ही नहीं। तेरी माँ तेरी तरह इसके प्यार में अंधी नहीं है ना, इसलिए। अरे नालायक, सीधा पैर तो है ही नहीं इसका, तो एक पैर के सहारे कलश कैसे गिराएगी ये? माँ बस कीजिए, अब मयूरा आपकी बहू है। निकी, जा तू कलश लेकर आ। ठीक है भैया, मैं लाती हूँ। जिसके बाद निकी किचन से चावल का भरा कलश लाती है और दरवाजे पर रख देती है। जिसके बाद आकाश मयूरा को सहारा देता है और मयूरा अपने बाएं पैर से ही कलश गिराकर अंदर आती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन निकी चाय लेकर मयूरा के कमरे में जा रही होती है। तभी मंदाकिनी उसे रोकते हुए बोलती है। ये चाय का कप लेकर कहाँ चल दी? मैं यहाँ हूँ, ला मुझको ला कर दे। माँ, आप अपनी चाय खुद ले लो ना, मैं ये भाभी को देने जा रही हूँ। ये लो। मेरा बेटा कम पागल है क्या उस लंगड़ी के पीछे, जो तू भी अब उसके आगे पीछे घूमने लगी? ये एक पैर वाली ने तो मेरे परिवार को अपने उंगलियों पर नचा रखा है। थैंक यू निकी, पर मैं बाहर आ ही रही थी। वैसे सासू माँ, मुझे पता है आप कुछ पूछ नहीं रही हैं, लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। इससे पहले कि आप कुछ पूछती हैं, मैं ही आपको सब कुछ बता देती हूँ।
आपके रिश्ता करने के 2 दिन बाद। ऑफिस की तरफ से सर्वे करने के लिए मयूरा को आदिवासी पहाड़ियों के इलाके में जाना था, जहां से अकेले गुजरते वक्त जंगल के रास्ते में उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। साथ में किसी के न होने की वजह से वो जैसे तैसे मेन रोड तक आती है और वहां आकर वो बेहोश हो जाती है। 5 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी, जहां उसका पिता गोपाल बैठकर रो रहा था और आकाश भी वहां मौजूद था। तभी मयूरा बोलती है, अरे पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे बस सांप ने ही काटा था, मैं ठीक तो हूँ। और आकाश, तुम कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अब तुम कैसा फील कर रही हो? ठीक लग रहा है, बस थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, मैं वॉशरूम होकर आती। मैं ले चलता हूँ ना। अरे मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर वो जैसे ही अपने पैरों से चादर हटाती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अपना एक ही पैर दिखता है। तभी वो हैरान होकर रोते हुए पूछती है, ये मेरे पैर को क्या हुआ? आकाश, इसी पैर में तो मुझे सांप ने काटा था। तुम पूरे 5 घंटों बाद होश में आई हो मयूरा, और जहर 2 घंटे में ही तुम्हारे पूरे पैर में फैल चुका था। डॉक्टर ने पापा से कहा कि बहुत ही जहरीले सांप ने तुम्हें काटा है। जहर पूरे शरीर में ना फैले, इसके लिए तुम्हारा पैर काटना जरूरी था। तो लेकिन ऐसे कैसे मैं अपना पैर खो सकती हूँ? अब मैं क्या करूँगी? बेटी, तू ऐसे निराश ना हो, तू जिंदा है, मेरे लिए वही बड़ी बात है। हाँ मयूरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जहर पूरे पैर में फैलने के कारण मुझे अपना पैर खोना पड़ा माँ जी। अरे ये बात मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और इसमें मेरी क्या गलती कि तुझे सांप ने काटा? मुझे मेरे घर को संभालने वाली बहू चाहिए थी, ना कि ऐसी जिसे मुझे ही उम्र भर संभालना पड़े। माँ, ये सब जानने के बाद भी आप भाभी की इस हालत के लिए उन्हें दोष दे रही हो। आपको भाभी के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। तुम दोनों भाई बहन दिखा तो रहे हो सहानुभूति, काफी नहीं है क्या जो मैं भी तुम दोनों की टोली में शामिल हो जाऊं? इतना कहकर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। मयूरा एक बहू की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करती है, फिर भी उसकी सास इससे कभी भी प्यार से बात नहीं करती और उसको हर काम के लिए सुनाया करती। उसकी सास हर काम में नुक्स निकालती। एक दिन मयूरा सारे कपड़े धोकर बाल्टी में डालकर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है। तभी मंदाकिनी वहाँ आती है और कपड़ों की बाल्टी लेकर उससे बोलती है, जब नहीं चढ़ पा रही तो कोशिश करके क्या दिखाना चाहती है? काम नहीं हो रहा तो मुझे या निक्की को बुला ले, तेरा कुछ घिस जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस। हाँ, तू तो ये कपड़ों से भरी बाल्टी छत पर ले जाकर ये दिखाना चाहती है ना पड़ोसियों को कि तेरी सास तुझ जैसी लंगड़ी पर कितना जुल्म ढाती है। तू अपनी ये बैसाखी दिखाकर आकाश और निक्की को ही पागल बना सकती है, मुझे नहीं। तेरी ये सब चालें मैं अच्छे से जानती हूँ। इतनी खरी खोटी सुनाकर वो बाल्टी लिए छत पर चली जाती है। उसकी बातें सुनकर मयूरा की आंखें भर आती है। ऐसे ही एक दिन जब मंदाकिनी थैला लेकर बाजार जा रही होती है, तभी वो निक्की से बोलती है, निक्की, मेरे साथ जरा बाजार तो चल। माँ, मैं भी बिजी हूँ, आप अकेले ही चले जाओ ना, या फिर भाभी को ले जाओ। हाँ, आप भाभी को ही ले जाओ। वैसे भी भाभी को आप कहीं जाने ही नहीं देती। अरे उसे ले गई तो सब्जी का थैला संभालूंगी या उस एक पैर वाली भाभी को? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कभी मुझे संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए। दोनों सास बहू बाजार जाती है और मंदाकिनी सब्जियां लेने लगती है। तभी बाजार में एक और औरत का पर्स चुराकर चोर भाग रहा होता है। सभी चोर चोर बोलते हैं, पर उसके हाथ में चाकू होता है और वो भागकर जैसे ही मयूरा के सामने से जा रहा होता है, तभी मयूरा अपनी बैसाखी से भागते हुए चोर को जमीन पर गिरा देती है, जिसके चक्कर में वो खुद भी गिर जाती है। तभी वहाँ पुलिस आती है और चोर को हथकड़ी लगाकर मयूरा को उठाती है। तभी मंदाकिनी कहती है, अरे बहू पागल है क्या? थैंक यू सो मच। आपकी वजह से एक छटा हुआ बदमाश चोरी करता हुआ पकड़ा गया। माँ जी, आपकी बहू बहुत बहादुर है। जहाँ बाकी सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, आपकी बहू का एक पैर ना होने के बाद भी उसने नीचे गिरकर इस चोर को पकड़वाया। बहू, तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए थैला, घर चलते हैं अब। मैं थैला संभाल लूंगी, तू चल यहाँ से बस। इतना कहकर वो मयूरा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। घर पहुँचकर
मंदाकिनी मयूरा को गले लगा लेती है। ये देखकर आकाश और निक्की हैरान हो जाते हैं। तभी निक्की बोलती है, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी, आप भाभी को गले लगा रही हो? हाँ, क्योंकि मैं समझती रही कि ये बहू नहीं बल्कि बोझ बनकर आई है मेरे घर, जिसके कारण मैंने इसे क्या क्या नहीं सुनाया। पर आज पता चला कि ये कितनी निडर और साहसी है। बहू, तू जैसी भी है मुझे तुझ पर गर्व है और अपनी सास को माफ कर दे। मैं समझ गई हूँ कि मेरी एक पैर वाली बहू दो पैर वालों से भी बढ़कर है। ये सुनकर मयूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपनी सास के गले लग जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।